Hello everyone, this is Priya Pathak. I welcome you all on amazing platform of Vidya Hut. कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो आप सभी लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की क्लास जो हम लेकर आए हैं वो है स्पेशली क्लास 8th के स्टूडेंट के लिए, जिसमें हम वो चैप्टर कवर करने वाले हैं जो कि उन्हें क्या लगता है सबसे ज्यादा टफ लगता है। तो आज हम इस चैप्टर को क्या करेंगे, इजी बनाएंगे और फुल डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे। मैम क्या है चैप्टर का नाम? चैप्टर है हमारा एज ऑफ एडोलसेंस। ये थोड़ा सा टफ इसलिए हो जाता है क्योंकि बहुत सारी नई नई टर्मिनोलॉजी इसमें आती है जिसके बारे में ना हमने पहले कभी बातें करी होती हैं, ना हमने सुना होता है, ना कहीं पढ़ा होता है, इसलिए ये हमें थोड़ा सा टफ लगता है। कोई बात नहीं, मेरे साथ हम इस चैप्टर को क्या करेंगे, इजी बनाएंगे। तो आइए हम चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं। सबसे पहले जो कि हमारे चैप्टर का नाम है एज ऑफ एडोलसेंस, उसी में से हम जानने वाले हैं कि ये एडोलसेंस का क्या मतलब होता है, ये कौन सी एज है भाई। आइए तो पढ़ते हैं। The period of life when the body undergoes changes leading to reproductive maturity is called adolescence। तो कह रहे हैं बेटा एडोलसेंस एक वो एज है जहां पर क्या होता है, जहां पर हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे चेंजेस होते हैं। मतलब कि हमारा वो एज जहां पर हमारी बॉडी में सेवरल चेंजेस हो रहे हैं और उन चेंजेस की वजह से क्या हो रहा है, हम सेक्सुअली मैच्योर हो रहे हैं। इस एज को हम क्या बुलाते हैं, इस एज को हम बुलाते हैं एडोलसेंस। दिस इज द टाइम स्पैन इन विच द चाइल्ड डेवलप्स इनटू द एडल्ट। और ये एक वो टाइम स्पैन है जिसमें चाइल्ड क्या हो रहा है, एडल्ट्स में डेवलप हो रहा है। मतलब कि अब वो बच्चा से वो क्या हो रहा है, धीमे धीमे एडल्ट में कन्वर्ट हो रहा है। एडोलसेंस बिगिंस around the age of 11 and goes until the 18 or 19 years of age। जो एडोलसेंस है बेटा वो 11 एज से स्टार्ट होती है और 19 से 18 तक क्या होती है, ये चलती है। एडोलसेंस आर कॉल्ड दी टीनएजर्स। और ये जो एडोलसेंस वाली एज में जो लोग होते हैं, जो इंडिविजुअल्स होते हैं, उन्हें हम क्या बुलाते हैं, उन्हें हम बेटा मेरा टीनएजर्स भी बुलाते हैं। The body at this stage undergoes important changes and these mark the period of puberty। और इस टाइम पीरियड में क्या होता है, इस स्टेज में जो बॉडी होती है उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। ठीक है, इस टाइम पीरियड को हम क्या बुलाते हैं, इन चेंजेस की वजह से हमारी बॉडी में एक चीज और आती है जिसे हम बुलाते हैं प्यूबर्टी। क्या बुलाते हैं, प्यूबर्टी। अभी हम बातें करेंगे कि क्या होता है प्यूबर्टी। आ जाइए, प्यूबर्टी क्या लिखा हुआ है। प्यूबर्टी इज द पीरियड ड्यूरिंग विच द ह्यूमन बॉडी अंडरगो सर्टेन चेंजेस in their and reproductive organs which leads to the sexual maturity। देखिए बेटा एडोलसेंस में भी हम क्या हो रहे थे, डेवलप्ड हो रहे थे, मिच्योर हो रहे थे। लेकिन एडोलसेंस वाली एज में बेटा हमारी हाइट भी बढ़ती है ना, हमारा और बॉडी वेट बढ़ता है, बॉडी में चेंजेस आते हैं। लेकिन अगर हम बात करें प्यूबर्टी की, तो प्यूबर्टी जो एज है वो मेनली आपकी रिलेटेड होती है सेक्सुअल मेच्योरिटी से। प्यूबर्टी एक वो एज है जहां पर जो इंडिविजुअल है वो सेक्सुअली मेच्योर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि मेल और फीमेल सेक्स हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, the most important change which marks the puberty is that boys and girls became capable of reproduction। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चेंज जो कि किसमें देखा जाता है, गर्ल्स और बॉयज में देखा जाता है, वो क्या है कि प्यूबर्टी की एज तक आते आते वो क्या हो जाते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाते हैं। In girls, puberty may be begin a year or 2 years earlier than in boys। कह रहे हैं puberty जो है बेटा, जो सेक्सुअल मिच्योर हैं, जनरली मिच्योरिटी की बात हो रही है, जो गर्ल्स हैं उनमें थोड़ा सा ज्यादा जल्दी देखी जाती है एज कंपेयर टू बॉयज। Changes at puberty। An individual goes through a different changes during the onset of puberty। कह रहे हैं कि puberty के टाइम पर क्या होता है बेटा, बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं और इस puberty के टाइम पर अलग अलग तरीके के चेंजेस देखे जाते हैं। It differs in males and females। लेकिन बेटा puberty के देखो जो चेंजेस होते हैं ना बेटा, वो मेल्स में भी होते हैं, फीमेल्स में भी होते हैं, लेकिन दोनों में अलग अलग होते हैं। जरूरी नहीं जो चेंजेस मेल में हो रहे हैं वो चेंजेस
फीमेल में भी देखे जाए। Also, the extent of these changes is different from each person. Each individual goes through the changes like an increase in height. दोनों में ही कई सारी सिमिलरिटीज भी होती है चेंजेस में। देखिए गर्ल्स और बॉयज दोनों की ही क्या होती है, हाइट इंक्रीज होती है, चेंज इन बॉडी शेप, बॉडी का शेप चेंज होता है, चेंज इन वॉइस, वॉइस चेंज हो जाती है, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन डेवलप होने लगते हैं, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी, और भी बहुत सारे हम क्या होने लगते हैं, मेच्योर हो सकते हैं, हम सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं, राइट, हमारे अंदर इमोशंस बहुत ज्यादा डेवलप्ड होने लगते हैं। ये सभी चीजें कब देखने के लिए मिलती है, गर्ल्स और बॉयज में एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी देखने के लिए मिलती है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो प्यूबर्टी के टाइम पर गर्ल्स और बॉयज दोनों में अलग अलग देखे जाते हैं, उन्हें हम क्या बुलाते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बुलाते हैं। मतलब कि कुछ ऐसे कैरेक्टर जो बॉयज को बॉयज बनाते हैं और गर्ल्स को गर्ल्स बनाते हैं। देयर आर एक्सटर्नल विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डेवलप इन बॉयज एंड गर्ल्स आफ्टर द प्यूबर्टी, हेल्प टू डिस्टिंग्विश द बोथ टू सेक्सेस एंड आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन। देखिए बेटा, कह रहे हैं यहाँ कुछ ऐसे और चेंजेस होते हैं, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो प्यूबर्टी के टाइम पर गर्ल्स और बॉयज दोनों में ही क्या होते हैं, डेवलप होते हैं, जिसके बेसिस पर हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ये गर्ल्स है ये बॉयज है। तो चेंजेस देख लेते हैं क्या क्या होते हैं भाई कैरेक्टरिस्टिक्स बॉयज के। जैसे कि बेटा जैसे ही वो प्यूबर्टी की एज तक आते हैं उनके फेस पे क्या आने लगते हैं, हेयर ग्रो करने लगते हैं, है ना, मुस्टैच, बियर्ड, ये सब आ जाती है। द ग्रोथ ऑफ बॉडी हेयर्स, बॉडी पर हेयर्स आने लगते हैं, है ना, अंडर आर्म्स पर, एब्डोमेन पर, चेस्ट पर, प्यूबिक हेयर, ठीक है, ये बॉडी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स है जहां पर क्या होता है बेटा, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी क्या होने लगता है, हेयर्स डेवलप होने लगते हैं। चेस्ट एंड शोल्डर्स वाइडन एंड द बॉडी बिकेम्स मस्कुलर, और क्या होता है जो चेस्ट और शोल्डर्स होते हैं बॉयज के वो वाइड होने लगते हैं, बॉडी मस्कुलर होने लगती है, स्किन बिकेम मोर रफ, स्किन क्या हो जाती है, और ज्यादा रफ हो जाती है, पोरस हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि बेटा प्यूबर्टी के टाइम पर जो हार्मोन्स है ना, मेल और फीमेल दोनों की ही बॉडी में बहुत अच्छे अमाउंट में रिलीज होते हैं, इस वजह से हमें क्या होता है, ये चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। सिक्रीशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स देखने के लिए मिलती हैं। लैरिंग्स एडम्स एप्पल जिसे हम वॉइस बॉक्स बुलाते हैं बॉयज में, ये क्या होने लगता है, दिखने लगता है। यहाँ पे क्या होता है, एक एडम्स एप्पल निकल आता है जिसे हम वॉइस बॉक्स बुलाते हैं, लैरिंग्स बुलाते हैं, ठीक है, जिस वजह से क्या होता है, बॉयज की जो वॉइस है वो कैसी होने लगती है, डीप और हस्क होने का। आपने देखा होगा ना कि जैसे जैसे एज चेंज होती है वैसे वैसे गर्ल्स और बॉयज दोनों की ही वॉइस भी चेंज हो जाती है। क्यों हो जाती है, वो इसी की वजह से हो जाती है, ठीक है। गर्ल्स के देख लेते हैं क्या क्या है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। एनलार्जमेंट ऑफ ब्रीस्ट, ब्रीस्ट का एनलार्जमेंट होना, द ग्रोथ ऑफ बॉडी हेयर की ग्रोथ प्रोमिनेंटली इन अंडरआर्म्स एंड प्यूबिक एरिया, ज्यादातर कहां पर, अंडरआर्म्स में और प्यूबिक एरिया में। वाइडनिंग ऑफ हिप्स, हिप्स का वाइड होना। चेंज्ड फैट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, फैट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज होना। मोर फैट बिलो द स्किन एट हिप्स, बटॉक्स एंड थाइज। डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है, और क्या होता है, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्या मतलब बेटा, अगर हम हेल्थ की बात करें, आपसे अगर कोई पूछे आपकी हेल्थ कैसी है, तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे हाँ भाई हम फिट हैं, हाँ है, हम मेंटली ठीक है, हाँ फिट है, तो हम कहें हाँ भाई हम हेल्दी हैं। क्या सिर्फ इतना ही हेल्दी का मतलब होता है कि हम फिजिकली फिट हो और मेंटली फिट हो? क्या जो इंडिविजुअल फिजिकल और या मेंटली फिट है क्या हम उसे हेल्दी बोल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हेल्दी का मतलब होता है कि वो पर्सन हर पर्सपेक्टिव में हेल्दी हो, मतलब कि वो फिजिकली भी हेल्दी हो, वो मेंटली भी हेल्दी हो, वो सोशली भी हेल्दी हो, वो इमोशनली भी हेल्दी हो, और वो रिप्रोडक्टिवली भी हेल्दी हो। मतलब कि हेल्दी का मतलब होता है हर पर्सपेक्टिव में देख लो वो हेल्दी हो। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्या मतलब है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है कि प्यूबर्टी के टाइम पर ये जो गर्ल्स और बॉयज में चेंजेस आ रहे हैं ना, ये सही से आए, ठीक है, जो जिस एज पर जो चेंजेस आने चाहिए वो आए। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा आ रहे हैं या आ ही नहीं रहे हैं। ये जो ग्लैंड्स है, ये जो मेल्स और फीमेल सेक्स हार्मोन है, ये सही अमाउंट में रिलीजेस हो, सभी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो ढंग से फंक्शंस करें। हमारी जो मेल है उसमें टेस्टिस ढंग से फंक्शन करे, फीमेल में ओवरी ढंग से फंक्शन करे, तब हम क्या कहेंगे कि हाँ ये जो इंडिविजुअल है ये क्या है, रिप्रोडक्टिवली भी हेल्दी है, ठीक है। वही बात लिखी हुई है
फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल इज रिगार्डेड एज एन इंडिविजुअल हेल्थ। हम अगर हमारी बात करें तो हमें क्या लगता है, फिजिकल और मेंटल जो वेलबींग है वही क्या है, इंडिविजुअल की हेल्थ है। ड्यूरिंग एडोलसेंस द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप्ड एंड बिकेम फंक्शनल, जो कि हमें पता है एडोलसेंस के टाइम पर क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप होते हैं और ये क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो एडोलसेंस पीरियड में हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या हुए हैं, डेवलप्ड हुए हैं, ये ढंग से फंक्शन करें। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मींस प्रॉपर ग्रोथ एंड वेलबींग ऑफ एन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो अच्छे से ग्रो भी करे और अच्छे से क्या करे बेटा, अपना फंक्शन भी परफॉर्म करें। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अभी जैसा कि मैंने बताया कि प्यूबर्टी के टाइम पर क्या होता है, गर्ल्स और बॉयज दोनों की ही बॉडी में चेंजेस आते हैं। इन चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है बेटा, चेंजेस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होते हैं हॉर्मोन्स। मैम हॉर्मोन्स कहाँ से आ रहे हैं बेटा जी, हॉर्मोन्स आते हैं ग्लैंड से। तो उन्हीं ग्लैंड्स को हम पढ़ने वाले हैं। अलग अलग ग्लैंड क्या करती हैं, अलग अलग हॉर्मोन्स को सीक्रेट करती हैं। हम किस में पढ़ने वाले हैं, हम जो कि हॉर्मोन्स की बातें कर रहे हैं तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को। मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती हैं जिसमें कोई डक्ट नहीं होता है, कोई ट्यूब नहीं होता है। ग्लैंड का काम होता है किसी भी सब्सटेंस को सीक्रेट करना। तो एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड्स होती हैं जो अपने सब्सटेंस को सीक्रेट किसी ट्यूब के थ्रू नहीं करती है, डायरेक्टली ब्लड में सीक्रेट कर देती हैं। ठीक है, तो आज हम बहुत सारी अलग अलग तरीके की एंडोक्राइन ग्लैंड्स को पढ़ने वाले हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एन एंडोक्राइन सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ डक्टिलस ग्लैंड्स दैट रेगुलेट द बॉडी प्रोसेसेस एंड फंक्शनिंग ऑफ मेनी सिस्टम बाय सीक्रेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड हार्मोन। क्या कह रहे हैं, एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, बहुत सारी डक्टिलस ग्लैंड का एक ग्रुप है जिसमें क्या होता है, जिसमें बेटा बहुत सारे फंक्शंस रेगुलेट होते हैं, प्रोसेसेस रेगुलेट होते हैं। कैसे रेगुलेट होते हैं, ये बेटा अलग अलग केमिकल सब्सटेंस को सीक्रेट करते हैं जिसे हम हार्मोन बुलाते हैं। फिर से सुनिए क्या होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस क्या है, डक्टलेस ग्लैंड्स है जो कि क्या कर रही है, फंक्शन कराने में हेल्प करा रही है। कैसे करा रही है फंक्शन को बेटा, हार्मोन को रिलीज करके। ठीक है, दे रिलीज देयर सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। जो कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, मतलब कि डक्टलेस कहाँ लिखा हुआ है, डक्टलेस ग्लैंड है। तो ये जो सब्सटेंस को सीक्रेट करती है डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में सीक्रेट करती है। द ओरिजिन एंड साइट ऑफ एक्शंस ऑफ द यूजली इज डिस्टेंस फॉर हार्मोन। अलग अलग हार्मोन जो है अलग अलग जगह पर वर्क करता है, अलग अलग जगह पर अपना फंक्शन को परफॉर्म करता है। हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर सीक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हॉर्मोन्स क्या है, हॉर्मोन्स बेटा केमिकल मैसेंजर्स है जो कि कौन सीक्रेट करता है, जो कि हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स सीक्रेट करती हैं। दे कंट्रोल बॉडी फंक्शनिंग, फिजियोलॉजी एंड बिहेवियर। और हॉर्मोन्स क्या करते हैं बेटा, ये बेटा बॉडी की फंक्शनिंग को कंट्रोल करते हैं, बॉडी की फिजियोलॉजी को कंट्रोल में करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, सबसे पहले हम एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ने जा रहे हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है, ब्रेन में प्रेजेंट होती है। इसे हम मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी भी बुलाते हैं। मैम क्यों बुलाते हैं, क्योंकि बेटा ये ग्लैंड है तो हार्मोन सीक्रेट कर रही होगी। तो ये ऐसे हार्मोन सीक्रेट करती है जो अदर ग्लैंड्स को ऑर्डर देते हैं कि तुम अपना सब्सटेंस सीक्रेट करो। मतलब कि एक तरीके से ये खुद भी ग्लैंड है लेकिन दूसरी ग्लैंड्स को ऑर्डर दे रही है कि तुम ये सीक्रेट करो, तुम अब ये सीक्रेट करो। जैसे कि मान लो बॉडी में इंसुलिन की कमी हुई तो ये क्या करेगी, ये पेनक्रियाज को ऑर्डर देगी कि पेनक्रियाज जल्दी से इंसुलिन को सीक्रेट करो, बॉडी में क्या हो रही है, इंसुलिन की कमी हो रही है। और कैसे ऑर्डर देगी, अपने हार्मोन को सीक्रेट करके, जो कि ये क्या करती है, अदर ग्लैंड्स को ऑर्डर देती है। इसलिए हम इसे क्या बुलाते हैं, मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी भी बुलाते हैं। यही बातें यहाँ लिखी हुई है। द पिट्यूटरी ग्लैंड इज सिचुएटेड एट द ब्रेन, कहाँ सिचुएटेड है, ब्रेन में। एंड इज कॉल्ड दी मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या बुलाते हैं, मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड बुलाते हैं। इट प्रोड्यूसेस द हार्मोन दैट इंस्ट्रक्ट अदर ग्लैंड्स टू सीक्रेट देयर हार्मोन्स। ये क्या करती है, ये ऐसे हार्मोन को सीक्रेट करती है जो अदर ग्लैंड को इंस्ट्रक्ट करते हैं उनके हार्मोन को सीक्रेट करने के लिए। द पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट ग्रोथ हार्मोन व्हिच कंट्रोल्स द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ अ पर्सन। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है बेटा, मेरा ग्रोथ हार्मोन को सीक्रेट करती है। और ग्रोथ हार्मोन क्या कराता है, हमारी बॉडी की ग्रोथ कराता है। तो ग्रोथ हार्मोन को तो पूरी बॉडी की जरूरत है ना, तो ब्लड में क्या हो जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन को सीक्रेट कर देती है और अलग अलग बॉडी पार्ट्स की ग्रोथ हो जाती है। सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इज मैक्सिमम
इन एडोलसेंस पीरियड। कह रहे हैं कि ये जो ग्रोथ हार्मोन है ये एडोलसेंस पीरियड में क्या होता है, सबसे ज्यादा सीक्रेट होता है, क्योंकि उसी टाइम पर हमारी बॉडी में जितने भी चेंजेस होने होते हैं वो हो जाते हैं। टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन की अगर बात करें तो बेटा टेस्टोस्टेरोन क्या है, टेस्टोस्टेरोन बेटा मेरा मेल सेक्स हार्मोन है। ये क्या है, मेल सेक्स हार्मोन है। कौन सी ग्लैंड इसे सीक्रेट करती है, तो बेटा इसे सीक्रेट करती है टेस्टिस। कौन सीक्रेट करती है, टेस्टिस सीक्रेट करती है, जो कि मेल्स में प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसी हार्मोन की वजह से मेल्स में क्या आते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आते हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। टेस्टोस्टेरोन इज द प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन। इसे क्या बुलाते हैं, मेल सेक्स हार्मोन बुलाते हैं। क्यों, क्योंकि ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होते हैं, इसकी वजह से विजिबल होते हैं मेल्स में। क्यों, क्योंकि प्यूबर्टी के टाइम पर क्या होता है, ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये क्या करती है, ये बेटा जी जो मेल गैमीट है दैट इज स्पर्म, उसको बनाना शुरू कर देती है। ठीक है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। टेस्टोस्टेरोन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि मेल में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बन रहे हैं, किसकी वजह से, टेस्टोस्टेरोन की वजह से। मेल गैमीट को प्रोड्यूस करवाता है दैट इज स्पर्म, एंड डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स टू। और क्या हो रहा है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को भी डेवलप करा रहा है। मतलब कि क्या क्या फंक्शन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को डेवलप करा रहा है टेस्टोस्टेरोन, और हमारे मेल गैमीट बना रहा है टेस्टोस्टेरोन दैट इज स्पर्म, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को भी क्या करा रहा है, डेवलप करा रहा है। टेस्टिस स्टार्ट सीक्रेटिंग टेस्टोस्टेरोन ओनली आफ्टर द प्यूबर्टी। और ये जो टेस्टिस है बेटा ये मेल सेक्स हार्मोन को हमेशा प्यूबर्टी के बाद ही सीक्रेट करेगी। मतलब कि प्यूबर्टी की एज से पहले बॉयज में कभी भी टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस सीक्रेट नहीं कर सकती है। इसीलिए जो चेंजेस हैं बेटा वो प्यूबर्टी के बाद देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि प्यूबर्टी के बाद ही ये सीक्रेट होता है। एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन क्या है, फीमेल सेक्स हार्मोन है। इसको कौन सीक्रेट करता है, ओवरीज सीक्रेट करती है। एस्ट्रोजन इज द प्राइमरी फीमेल सेक्स हार्मोन। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फीमेल गैमीट को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज ओवा। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को रिस्पॉन्स डेवलप करने के लिए क्या होता है, ये हमारा इंपॉर्टेंट होता है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल भी इसी की वजह से शुरू होती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे मम्मी गैमीट क्या होता है, जो आप बार बार बोल रही है मेल गैमीट फीमेल गैमीट। बेटा गैमीट कुछ नहीं है, गैमीट वो सेल्स हैं मेल और फीमेल में जो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ये दोनों आपस में फीमेल बॉडी के अंदर क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं। फ्यूज होने के बाद क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद ये दोनों गैमीट आपस में फ्यूज होकर क्या बना देते हैं, जाइगोट बना देते हैं। और वो जाइगोट धीमे धीमे क्या होता है, एक नए बेबी में, नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। तो ये मेल गैमीट और फीमेल गैमीट क्या है, ये सेक्स सेल हैं। ठीक है, जो कि क्या कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओवरीज सीक्रेट दिस हार्मोन आफ्टर प्यूबर्टी। और ये जो बेटा ये हार्मोन है दैट इज एस्ट्रोजन, इसको ओवरी कब सीक्रेट करती है, प्यूबर्टी के बाद सीक्रेट करती है। थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड की बेटा मेरा अगर हम बात करें तो ये क्या है, एक बटरफ्लाई शेप्ड की ग्लैंड होती है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है, थ्रॉट में प्रेजेंट होती है। ये थायराइड ग्लैंड क्या करती है, थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन नाम के हार्मोन को, अब देख रहे हैं ना कि अलग अलग ग्लैंड अलग अलग चीज को सीक्रेट करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन को सीक्रेट कर रही है, टेस्टोस्टेरोन को सीक्रेट कर रही है, ओवरी एस्ट्रोजन को सीक्रेट करती है। उसी तरीके से थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन को सीक्रेट करती है। ये हार्मोन क्यों जरूरी है, क्योंकि ये हार्मोन बेटा जी हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस को मेंटेन रखता है। मतलब कि जितनी भी रिएक्शंस हो रही है ना, रेस्पिरेशन के टाइम पे जो रिएक्शंस हो रही है, डाइजेशन के टाइम पे हो रही है, इन सभी रिएक्शन को रेगुलेट करने का काम किसका होता है, इस थायरोक्सिन का होता है। और बेटा ये थायरोक्सिन हमारी बॉडी में तभी बनता है जब हमारी बॉडी में सही अमाउंट में क्या आ जाता है, आयोडीन आ जाता है। और आपको एक चीज और बता दूं, ये थायरोक्सिन ही एक अकेला ऐसा हार्मोन है जो कि क्या रहता है, हमारी बॉडी में स्टोर्ड होकर रहता है। और अगर इस थायरोक्सिन की हमारी बॉडी में कमी हो गई तो हमें एक डिजीज भी हो जाती है जिसका नाम होता है गॉइटर, जिसमें क्या होता है, हमारी नेक पर हल्की सी स्वेलिंग आ जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको गॉइटर ना हो तो आप सही अमाउंट में आयोडीन को लीजिए, जिससे क्या होगा, आपकी बॉडी में थायरोक्सिन अच्छे से बनेगा। तो आपका क्या होगा, आपकी नेक स्वेल नहीं करेगी और क्या नहीं होगा, और आपको गॉइटर नाम की डिजीज नहीं होगी। द डेफिशिएंसी ऑफ दिस हार्मोन कैन कॉज अ स्वेलिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड लीडिंग टू गॉइटर। ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है, हमारे नेक में स्वेलिंग हो सकती है, जिसे हम क्या बुलाते हैं, जिस डिजीज को हम गॉइटर बुलाते हैं।
उसके बाद आ जाइए पेनक्रियास। पेनक्रियास सीक्रेट द हार्मोन कॉल्ड इंसुलिन। पेनक्रियास क्या करती है, इंसुलिन नाम के हार्मोन को सीक्रेट करती है, विच रेगुलेट द ब्लड शुगर लेवल इन द ब्लड। और ये इंसुलिन क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन कर कर रखता है, ठीक है, ब्लड में जो शुगर का लेवल है उसको मेंटेन रखता है। और जिन पेशेंट की बॉडी में बेटा जी, जिन इंडिविजुअल्स की बॉडी में इंसुलिन नहीं होता है सही अमाउंट में, उन्हें डायबिटीज नाम की डिजीज हो जाती है। इसलिए आपने सुना होगा जिन पर्सन को डायबिटीज होती है वो इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में बेटा जी इंसुलिन नहीं होता है, इंसुलिन नहीं होता है, जिस वजह से ब्लड का शुगर लेवल मेंटेन नहीं हो पाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब आ जाइए फीमेल्स। आपने एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में अभी आपने एक पॉइंट पढ़ा कि फीमेल्स में प्यूबर्टी के बाद क्या होता है, प्यूबर्टी के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है बेटा जी, देखिए अभी आपने ओवरी के बारे में पढ़ा, फीमेल्स में पाई जाती है ओवरी। ओवरी क्या करती है बेटा, एवरी मंथ प्यूबर्टी के बाद, आफ्टर द एज ऑफ प्यूबर्टी क्या होता है, एवरी मंथ ये ओवरीज क्या करती है, ओवा को रिलीज करती है। 2 ओवरी होती है, हर मंथ एक ओवरी एक ओवा को रिलीज करती है, ठीक है। अब ये ओवा क्या होता है, जब बॉडी से रिलीज होता है तो बहुत सारी ब्लड वेजल्स बॉडी की ब्रेक डाउन होती हैं, और रिलीज होता होता क्या होता है, वजाइनल ओपनिंग के थ्रू ये ब्लीडिंग की हेल्प से बाहर निकल आता है। इस पूरी साइकिल को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बुलाते हैं। ओवरी एवरी 28 डेज में एक ओवा को रिलीज करती है, ठीक है। और इस ओवा को रिलीज करते में उसको कितने दिन लगते हैं बेटा, 5 से 7 दिन लगते हैं, ठीक है। इन डेज में क्या होता है, ये ओवा जो है फीमेल की बॉडी से, ओवा जो है फीमेल की बॉडी से क्या होता है, रिलीज होता है। कहां से रिलीज होता है, वजाइनल कैविटी से क्या होता है बेटा मेरा, ये ओवा रिलीज होता है। मैम क्यों रिलीज होता है, क्योंकि बेटा एवरी मंथ ओवरी क्या कर रही है, निकाल रही है ओवा को। मैम ये ओवा कहाँ से आए बेटा, जब फीमेल का बर्थ भी नहीं हुआ था, जब मतलब कि वो अपने मदर के वोम में थी, उसी टाइम पर क्या हो गया था, उसकी बॉडी में जितने भी ओवा बनने थे बन चुके थे। लेकिन वो ओवा जो है प्यूबर्टी की एज के बाद क्या हुए, फीमेल की बॉडी से सीक्रेट होना शुरू हो गए, रिलीज होना शुरू हो गए। कब कैसे रिलीज हुए, ब्लड वेजल्स जो थी वो बहुत सारी ब्रेक डाउन हुई, जिस वजह से उनकी बॉडी में क्रैम्प्स आते हैं, जिस वजह से पेन भी होता है, क्योंकि बहुत सारी ब्लड वेजल्स टूटती हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ब्लड के हेल्प से, ब्लड स्ट्रीम के हेल्प से ये ओवा क्या होता है, वजाइनल ओपनिंग से फीमेल की बॉडी से बाहर निकल आता है। कितने दिन तक निकलता है, 5 से 7 दिन तक ये साइकिल चलती रहती है, और हर 28 डेज बाद ये साइकिल फिर से शुरू हो जाती है, और इसे ही हम क्या बुलाते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बुलाते हैं। हाँ जी बेटा, इट इज अ रिप्रोडक्टिव साइकिल्स ऑफ फीमेल। ये क्या है बेटा, फीमेल की रिप्रोडक्टिव साइकिल है। इट बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड ऑनसेट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड मेनार्के। ये कब स्टार्ट होती है, प्यूबर्टी के टाइम पर स्टार्ट होती है, और जब ये स्टार्ट होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसे हम क्या बुलाते हैं, मेनार्क बुलाते हैं। The process including the cyclic change in the both ovaries and in the uterus both simultaneously। क्या कह रहे हैं, जब ये साइकिल हमारी शुरू होती है ना, उस टाइम पर बेटा ओवरीज में भी बहुत सारी चेंजेस आते हैं, और फीमेल में जो यूटरस होती है वहां पर भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। इन दी ओवरीज एंड ओवम डेवलप्स एंड मैच्योर एंड इज देन रिलीज। क्या होता है, ओवरी में ये जो ओवम है ये मैच्योर होता है, और एवरी 28 डेज बाद क्या हो जाता है, प्यूबर्टी के बाद ये रिलीज होने लगता है। इन यूट्रस अ थिक स्पॉन्जी इनर लाइनिंग डेवलप्स एंड एंटीसेप्टिक प्रेगनेंसी। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अगर, देखिए बेटा, अगर इस ओवरी का काम है हर महीने क्या करना, उस ओवा को रिलीज करना। अगर उस ओवा तक मेल का स्पर्म आ जाता है तो आपस में फ्यूजन हो जाएगा और जायगोट बन जाएगा। अगर स्पर्म नहीं आ रहा है तब ये ओवा क्या होता है, फीमेल की बॉडी से रिलीज हो जाता है। अब वो इकट्ठा कहां पर होता रहेगा, राइट। अगर स्पर्म आ रहा है तो फर्टिलाइजेशन होगा, तो प्रेगनेंसी हो जाएगी, और स्पर्म नहीं आ रहा है तो क्या होता है, ये ओवा वजाइनल ओपनिंग से निकल जाता है। वही ये कह रहे हैं, if fertilization does not occur, the released egg and thickened lining of the uterus along with its blood vessels are shed off। क्या होता है, ये जो blood vessels है ये shed off हो जाती है। This causes a bleeding in female, जिस वजह से क्या होता है, वुमेन्स में bleeding होती है,
which is called menstruation. इसे ही हम क्या बुलाते हैं, menstruation बुलाते हैं. The menstruation cycle stop in the moment anywhere between the 45 to 52 years and the stage is called menopause. और क्या होता है बेटा, ये साइकिल जो है जब स्टार्ट हो रही है तब हम इसे मेनार्के बुला रहे हैं, और जब फीमेल्स 45 से 52 की एज तक हो जाती है तब ये साइकिल क्या हो जाती है, रुक जाती है, जिसे हम क्या बुलाते हैं, मोनोपॉज बुलाते हैं. तो मोनोपॉज क्या है, मेनोपॉज कुछ नहीं है, एक वो प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है, फीमेल्स की बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक रही है. The years between the menarche and menopause mark the reproductive age of a woman when she is able to bear a child. बेटा ये जो आपका टाइम पीरियड है मेनार्के से लेके जब मतलब कि जब फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुई और कब तक से जब तक स्टॉप नहीं हो जाती तब तक हम क्या बुलाते हैं, उसकी रिप्रोडक्टिव एज बुलाते हैं इस टाइम पीरियड को. क्यों? क्योंकि इस टाइम पीरियड में जो फीमेल होती है क्या कर सकती है, अपनी बॉडी के अंदर एक चाइल्ड को बियर कर सकती है. सेक्स डिटरमिनेशन. बेटा देखिए अब बात आती है कि मैम मेल मेल कैसे होता है, फीमेल फीमेल कैसे होती है. आइए बेटा जरा आपको बताते हैं. एक्चुअल में होता क्या है, मेल और फीमेल दोनों की ही बॉडी में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. ठीक है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. क्रोमोसोम्स क्या होता है, क्रोमोसोम्स बेटा जी एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि बॉडी के सेल के न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है. मतलब कि ये सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे हम क्रोमोसोम्स बुलाते हैं. कितने क्रोमोसोम्स होते हैं बेटा, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम सेल के न्यूक्लियाई के अंदर पाए जाते हैं, सभी के, मेल और फीमेल्स दोनों के अंदर. इस 22 में से 23 में से 22 पेयर्स होते हैं बेटा वो बिल्कुल सेम होते हैं. सिर्फ जो एक पेयर होता है वो क्या होता है, मेल और फीमेल में अलग होता है. जी हाँ बेटा, पूरे के पूरे 22 पेयर्स मेल और फीमेल में सेम होते हैं. सिर्फ एक वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम की वजह से मेल मेल होते हैं, फीमेल फीमेल होते हैं. कौन से क्रोमोसोम्स है बेटा, मेल में इन क्रोमोसोम्स को, ये जो वन पेयर है इन्हें हम बुलाते हैं सेक्स क्रोमोसोम. क्या बुलाते हैं, सेक्स क्रोमोसोम. जो कि अगर हम मेल की बात करें तो मेल में पाया जाता है बेटा मेरा एक्स वाई, और फीमेल की बात करें और फीमेल में पाया जाता है एक्स एक्स. ठीक है, अब क्या हुआ, जो फर्टिलाइजेशन होता है, मेल स्पर्म जो है वो अगर एक्स क्रोमोसोम को लेकर जा रहा है और फीमेल ओवम अगर एक्स क्रोमोसोम को लेकर जा रही है तो एक्स एक्स मिलकर क्या बन जाता है, गर्ल बन जाती है. और मान लीजिए मेल स्पर्म फर्टिलाइजेशन के टाइम पर वाई क्रोमोसोम लेकर जा रहा है और फीमेल के पास तो एक्स ही है, और मेल वो जो फीमेल ओवा है वो एक्स क्रोमोसोम लेकर जा रही है, तो एक्स वाई मिलकर क्या बन जाता है, गर्ल, सॉरी बॉय बन जाता है. क्या बन जाता है, बॉय बन जाता है. मैम एक ही, ये जो मेल सेक्स सेल है ये एक ही क्रोमोसोम लेके जाते हैं. जी हाँ बेटा, एक ही क्रोमोसोम लेकर जाते हैं. जब फर्टिलाइजेशन होता है ना, जब मेल स्पर्म जो है फीमेल की बॉडी से जाता, अपनी बॉडी से जाता है फीमेल की बॉडी में, तब क्या होता है, एक क्रोमोसोम को, किसी एक क्रोमोसोम को लेकर जाता है. अगर वो एक्स को लेकर गया है तो फीमेल से तो एक्स आएगा ही, और एक्स एक्स मिलकर क्या बना लेंगे, गर्ल बना लेंगे. क्योंकि अभी आपने देखा एक्स एक्स क्रोमोसोम किसका होता है, फीमेल का होता है. और अगर स्पर्म जो है वाई क्रोमोसोम लेकर जा रहा है फीमेल से तो एक्स आएगा ही, और एक्स वाई मिलकर क्या बना लेंगे, बॉय बना लेंगे. इस तरीके से क्या होता है, ये एक्स एक्स और एक्स वाई की वजह से क्या होता है, ये सेक्स जो है वो अलग अलग हो जाते हैं, गर्ल और बॉय की. यही बात यहाँ पर लिखी हुई है. All human beings have 23 pairs of chromosomes in nuclei of their cell. सभी के पास क्या होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, उनके सेल के न्यूक्लियाई के अंदर. 2 chromosomes out of these are sex chromosomes. इन सभी क्रोमोसोम्स में से जो 2 क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, जिनका नाम क्या है, एक्स और वाई है. The female has 2 X chromosomes. फीमेल के पास 2 X क्रोमोसोम पाए जाते हैं. while the male की अगर बात करें तो 1 X और 1 Y क्रोमोसोम पाया जाता है. The gamete have only one set of chromosome. और gamete के पास क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है. And the unfertilized ovum always has X chromosome. और जो अनफर्टिलाइज्ड ओवम होता है उसके पास आपको पता है सिर्फ और सिर्फ एक्स ही क्रोमोसोम होते हैं, क्योंकि फीमेल के पास होते ही एक्स एक्स है. But in the male gamete or sperm, there is existence of one kind having an X chromosome and other kind having a Y chromosome. लेकिन जो मेल स्पर्म है उसके पास चांसेस हो सकते हैं कि वो X लेकर आएगा या Y क्रोमोसोम को लेकर आएगा. लेकिन फीमेल ओवम के पास तो ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि फीमेल के पास कोई और है ही नहीं है. ठीक है, तो ये बातें थी बेटा हमारे सेक्स डिटरमिनेशन की. उसके बाद आ जाइए पर्सनल हाइजीन. बेटा जी जो कि हम सभी एक एडोलसेंस की एज पर हैं, इस एज पर क्या होता है, हमारी बॉडी में ग्लैंड्स बहुत ज्यादा सीक्रेट होती हैं, हमारी
बॉडी सेक्सुअली बहुत ज्यादा मेच्योर होती है। तो हमारे लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम क्या करें, हमारी जो हाइजीन है उसको क्या रखें, मेंटेन करके रखें। इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड समटाइम मेक्स अवर बॉडी स्मेली। ठीक है, क्या होता है हमारी बॉडी में जो कि इतनी सारी एक्टिविटीज चल रही है जिस वजह से हमारी बॉडी क्या हो जाती है, स्मेली हो जाती है। इट ऑल्सो लीड्स टू एक्ने, जिस वजह से हमारी बॉडी में एक्ने हो सकते हैं। ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी शुड बी वॉश्ड एंड क्लीन्ड एवरी डे। सभी बॉडी के पार्ट हमें क्या करने चाहिए, धुलने चाहिए, डेली डेली क्लीन करने चाहिए। ठीक है, अगर हम ढंग से अपने बॉडी पार्ट्स को क्लीन नहीं करेंगे तो हमें बैक्टीरियल फंगल डिजीज होने के चांसेस हो जाते हैं, ऐसे इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट योर एज ऑफ एडोलसेंस, जिसमें हमने सभी बातें इसकी कर ली। हमने जाना एडोलसेंस क्या होता है, प्यूबर्टी क्या होता है, अलग अलग एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और हमारा टेस्टोस्टेरोन, एंड देन हमने पढ़ लिया पेनक्रियास क्या होती है, थायरोक्सिन क्या होती है। उसके बाद बेटा मेरा हमने क्या देखा, उसके बाद हमने सेक्स डिटर्मिनेशन भी देख लिया और पर्सनल हाइजीन भी देखा और मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी पढ़ा। होप सो आपको क्लास पसंद आई होगी और चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, आपके डाउट को हम जरूर कवर करेंगे। जो कि चैप्टर खत्म हो गया है तो आज के क्लास को हम यहीं पे ओवर करते हैं। अब हम मिलेंगे किसी और नए क्लास में जिसमें हम किसी और नए चैप्टर को कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद।